सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था व्हाट इज़ चार्ज, व्हाट इज़ करंट एंड व्हाट इज़ वोल्टेज। तो आपको ध्यान भी होगा कि व्हाट इज़ चार्ज कहाँ से आता है। तो बेसिकली कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, जिसमें उसके बेसिस पर हमने चार्ज डिफाइन किया था। फिर हमने करंट डिस्कस किया, एनर्जी देते हैं तो जहाँ से मोमेंट होता है करंट का, तो वो हमने डिस्कस किया। फिर वोल्टेज डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि सिलेबस में तो नहीं है बट डिस्कस करना जरूरी है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी, दैट इज ओम्स लॉ, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिकल सर्किट आप डिस्कस कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्या, ओम्स लॉ। क्लियर है? ठीक है, तो ओम्स लॉ डिस्कस करने से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम ओम्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ जैसा लिखा हुआ है स्क्रीन पर, और इसको ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जो कि इसका नाम था जॉर्ज ओम। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा, आपने 10th में पढ़ा भी होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम का नियम हम बोल रहे हैं। अब ओम का नियम क्या कहता है ये समझना आप। तो ओम का नियम का फर्स्ट लाइन जो है वो ओम का नियम ये कहता है कि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था में, आगे की लाइन है किसी कंडक्टर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, बार बार ये वर्ड आएगा, किसी कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब चालक है तो नहीं, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। किसी कंडक्टर है ना, अब कंडक्टर डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो चीज है भाई जिसमें करंट फ्लो होता है, आप जानते हैं, जिसमें धारा इजिली प्रवाहित होती है। कंडक्टर वो ऐसी चीज होती है जिसमें करंट बहुत इजीली फ्लो कर जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अब समझना चीज कि कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो इजीली हो जाता है। अब ये करंट फ्लो होता किस वजह से है, तो ध्यान रखना कि कंडक्टर, चालक वायर जो आप देखते हैं सब कंडक्टर ही है। सपोज एक वायर मैं ले रहा हूं, यहां पर ये वायर लिया मैंने, ठीक है ना, ये एक वायर है। अब ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात आ रही समझ में? और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तो करंट फ्लो करेगा नहीं, इसमें करंट का फ्लो नहीं लगता है। जब हम इसमें एनर्जी दे देते हैं, हमने बोला था एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम उसका वोल्टेज कह रहे होते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो प्लीज इन चीजों को समझने से पहले आप वो वीडियो देख लें तो ज्यादा अच्छे से चीजें, बहुत सीक्वेंस में चीजें समझ में आएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वहां से वो करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कंडक्टर वो चीज होती है जहां से करंट बहुत इजीली फ्लो कर जाता है। अब एक चीज, क्योंकि मेरे को आगे समझाना है, आप एक चीज समझ लें यहां पर कि ये कंडक्टर है, बिल्कुल कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है। सपोज ये भी एक कंडक्टर है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहां पर बोल देता हूं कि 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब इस स्थिति में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे 40 इलेक्ट्रॉन्स है, समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, 40 तो बहुत कम नंबर है, बहुत ज्यादा होते हैं, बस समझाने के लिए, क्योंकि नंबर आपको, नंबर से चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती है। अब मैंने यहां एनर्जी दी, क्योंकि 40 इलेक्ट्रॉन से चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज, आपने करंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो करंट जब पढ़ा था तो करंट को आपने लिखा था, करंट होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, है ना। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे वही उसका करंट होता है। तो पहले 20 इलेक्ट्रॉन मतलब यही चार्ज है, अब ये 40 इलेक्ट्रॉन, अब 40 हो गया यहाँ पर, तो ये चीज ज्यादा होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, सपोज फिर से मैं एक कंडक्टर लेता हूं और उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और ज्यादा लेता हूं, सपोज 60 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो करंट भी क्या हो जाना है, ज्यादा। अभी मैं ओम्स लॉ पे नहीं आया हूं, मैं बस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, चालक की बात कर रहा हूं कि भाई चालक क्या चीज है कि जिसमें करंट फ्लो हो जाए बहुत आसानी से, उसको हम चालक कहते हैं। पहली चीज क्या समझा हमने, कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और हमने ये डिस्कस किया कि कंडक्टर क्या चीज होती है जिसमें करंट फ्लो हो जाता हो भाई, जिसमें करंट फ्लो हो जा रहा हो, है ना, करंट फ्लो जा रहा हो। अब करंट फ्लो हो जा रहा हो मतलब जिसमें चार्ज ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे,
उसमें करंट भी ज़्यादा होगा, उसमें करंट भी ज़्यादा होगा, और वो अच्छा चालक होगा, और वो अच्छा चालक होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो अच्छा चालक। वैसे ही अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो वो अच्छा चालक होगा क्या? वो अच्छा चालक नहीं होगा। चालक हो सकता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो चालक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो ही करेगा। कहने का मतलब, सपोज मैं एक वुड ले लेता हूं, वुड कहने का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूं, और उस लकड़ी के टुकड़े को, ये लकड़ी का टुकड़ा लिया मैंने, बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा टुकड़ा ले लिया, ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब मैं बोलता हूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? मैं बोलूंगा हाँ सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां मैंने एनर्जी भी दे दी वोल्टेज बैटरी से। लकड़ी है, समझना, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? एटम से। और अगर एटम है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, मतलब हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स तो है, क्योंकि वो हर चीज एटम से मिलकर बनी है। अब मैंने बोला कि मैं एक वुड लेके चल रहा हूं, और अगर उस वुड में वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो क्या इसमें करंट फ्लो हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट फ्लो करे। वुड है तो वुड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे भी तो ना, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका करंट फ्लो कराने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यहां से जो एनर्जी सप्लाई लग रही होगी, जिस 1 वोल्ट की एनर्जी में यहां इजीली करंट फ्लो हो जा रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, वहां पर 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एनर्जी सक्षम नहीं होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। और क्योंकि सक्षम नहीं होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या? करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और करंट अगर फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो चालक होगा क्या? चालक नहीं होगा। अगर वो चालक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम लोग कुचालक, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंसुलेटर। ये चीजें बाद में डिस्कस करनी है, लेकिन मेरे को एक चीज बेसिक डिस्कस करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो वो चालक नहीं होगा, वो होगा कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लकड़ी जो है वो इंसुलेटर, वो कुचालक का उदाहरण है। लकड़ी जो है वो कुचालक का उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपका करंट फ्लो करेगा ही करेगा। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं, तो करंट बिल्कुल फ्लो करेगा, उतना ही अच्छा चालक। जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस जितने ज्यादा वो उतना ही अच्छा चालक। इसीलिए आप शॉप में जाते हो तो शॉप में पंखा, फैन खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो तो जनरली बोलता है, 2 तरीके की कॉइलिंग होती है। बोलता है एक पंखे 1100 रुपए का है और एक पंखा 1300-1400 रुपए का है। तो आप बोलते हो सर एक पंखा ये 1300 का है, ये 1100 का है, इसमें क्या खासियत है? तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओगे तो कभी कभी बोल जाता है कि सर इसमें एल्यूमिनियम की कॉइलिंग की गई है, इसमें कॉपर की कॉइलिंग की गई है। तो वो बोलेगा, फिर आपको, आप अगर टेक्निकल स्टूडेंट आप समझ पाएंगे कि फिर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो मेरे को एल्यूमिनियम का लेना चाहिए, कॉपर का लेना चाहिए, किसका गलनांक, किसका क्वथनांक कितना ज्यादा कितना कम, उसके बेसिस पर कि अगर हाई हीट प्रोवाइड हो रही है उसकी कॉइलिंग को, कि खराब होगा कि नहीं होगा। तो उन बातों पर डिपेंड कर जाता है कि भाई क्या कॉइलिंग रख रहे हैं। तो वो चालक पर डिपेंड करता है कि चालक कैसा है, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ज्यादा है, क्या है, हीट ज्यादा हो रहा है। कॉपर जल्दी हीट होता है, एल्यूमिनियम कम हीट, बहुत आसानी से इतने जल्दी हीट नहीं होता, तो उसकी हाइट ज्यादा होती है। वो सारी चीजें अलग चीजें हैं। मैं आपको बस 3 चीजें समझाना चाह रहा था यहाँ पर। वो 3 चीजें ब्रीफ डिस्कशन, अभी जितना मैंने 8 मिनट आपको डिस्कस किया उसका ब्रीफ डिस्कशन ये था कि चालक क्या चीज होती है। चालक वो चीज होती है, जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। और अगर करंट फ्लो तब हो रहा होगा जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, उतना ही अच्छा वो चालक होगा। लकड़ी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं तो वोल्टेज का एनर्जी जो है वो सक्षम नहीं होता उन चार्जेस को घुमाने के लिए, फ्लो कराने के लिए सर्किट में, इसलिए लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता। और ऐसी चीजें जहां पर करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, करंट का फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद पर्याप्त नहीं होंगे। जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता उन्हें हम कुचालक कहते हैं। ये हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक आपको मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अगर होगी समस्या तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ाने का मेरा एम यही है कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लासरूम स्टडी में चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस होती है,
ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसको इस तरीके से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। अब हम आते हैं जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ हैं, ताकि ये ब्रीफ मैं आपको देना चाहता था तो क्लैरिटी आपके दिमाग में बढ़ जाएगी। क्योंकि बार बार अगर मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ तो आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या बात, चालक कंडक्टर की बात क्यों कर रहे हो आप। अब आता हूँ मैं ओम्स लॉ में। अब ओम्स लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। अब हम ओम्स लॉ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझना कि हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। अब पहले ओम्स लॉ का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी कंडक्टर तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या बोल रहा हूं कि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन में परिवर्तन ना किया जाए। अभी इस लाइन को 2 मिनट के लिए नहीं नोटिस करेंगे, ये लाइन फिर मैं इसमें अलग से एक्सप्लेन करना है मेरे को, आपको इस लाइन को ध्यान ना दें अभी, लेकिन मेरे को 2 मिनट बाद आना है। किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, छोड़ देते हैं। तो किसी कंडक्टर के मध्य अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, करंट। आपको पता ही है कि अगर कोई कंडक्टर है मतलब आपको इंटरनली दिख रहा होगा कि अब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी कंडक्टर के मध्य अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्पन्न करंट हो जाएगा। किसी कंडक्टर के मध्य अप्लाई किया गया वोल्टेज उसमें उत्पन्न करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो उसमें करंट उत्पन्न होगा, वो उसके समानुपाती होगा। ये होता है ओम्स लॉ। लेकिन ध्यान रखना कि हम हमेशा बोलते हैं कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है ओम्स लॉ में, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या लिखी हुई है कि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन में परिवर्तन ना किया जाए तो, ठीक है ना, परिवर्तन ना किया जाए तो फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी चीजें होंगी। अच्छा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि उसके मध्य अप्लाई किया गया वोल्टेज उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैंने क्या किया कि फर्स्ट केस में मैं 2 वोल्ट वोल्टेज यहां देता हूं और उस 2 वोल्ट वोल्टेज की वजह से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां करंट, सपोज 2 वोल्ट मैंने यहां पर 2 वोल्ट वोल्टेज दिया और उस 2 वोल्ट वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट हुआ कितना, यहां पर सपोज 2 एम्पियर करंट, सपोज 2 एम्पियर वो, ठीक है, तो 2 एम्पियर करंट। फिर मैं क्या करता हूं, इस बैटरी को बदलता हूं, बैटरी बदल के मैं यहां पर 2 वोल्टेज की जगह 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट अप्लाई करता हूं। तो मैं फिर 4 वोल्ट अप्लाई करता हूं। तो जैसे ही 4 वोल्ट अप्लाई करता हूं, कंडक्टर मेरा वही था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही थे मेरे। इस केस में करंट मेरा बढ़ गया और करंट फिर से करंट बढ़ के आ गया मेरा 4 एम्पियर। फिर मैं बैटरी चेंज करता हूँ, बैटरी चेंज करने के बाद 6 वोल्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं 6 वोल्ट करता हूँ, करंट फिर से मेरा बढ़ जाता है और हो जाता है वो 6 एम्पियर। फिर मैं वोल्टेज बदलता हूँ, फिर 8 वोल्ट करता हूँ तो करंट की वैल्यू हो जाती है मेरी 8 एम्पियर। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज को चेंज किया तो जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज मेरा बदल रहा है, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट हुआ तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज दुगना हुआ तो करंट भी दुगना हो रहा है। वोल्टेज अगर 3 गुना हुआ तो आप देख रहे हैं कि करंट भी 2 से 3 गुना हो गया है। अगर वोल्टेज आपका 4 गुना हुआ तो करंट भी आपका 4 टाइम्स मल्टीपल हो गया है। मतलब जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसी अनुपात में करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये होता है समानुपाती डायरेक्टली। मतलब जिस अमाउंट में अगर 4 गुना वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कहता है आपका ओम्स लॉ। किसी कंडक्टर के पास में अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगा, तो जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी अनुपात में करंट भी बढ़ जाएगा किसी कंडक्टर के पास में। अगर कंडक्टर में आपने कंडक्टर की भौतिक अवस्था में आपने अगर कोई परिवर्तन नहीं किया है तो। इसी को एक ग्राफ के थ्रू भी शो करते हैं। ऐसा ग्राफ शो करते हैं, यहाँ इस वोल्टेज को ले लेते हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ करंट को ले लेते हैं। तो आपने ग्राफ देखा होगा, सपोज ये 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगर हम देखें तो 2 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर और ये सपोज 8 एम्पियर। तो 2 वोल्टेज अप्लाई करने पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, 4 वोल्ट अप्लाई करने में 4 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 6 वोल्ट अप्लाई करने में
6 एम्पियर करंट फ्लो रहा था और 8 वोल्ट अप्लाई करने में 8 एम्पियर करंट फ्लो रहा था, ऐसे पॉइंट बना लिया। और जब हम इस लाइन को मिलाने गए तो आप ध्यान दोगे, ये लाइन जब हम मिलाने गए तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं। जीरो से हमने जीरो में जीरो है और जैसे हम मिलाने गए तो ये इस तरीके से कुछ लाइन मिल रही, जो आपको नजर आया कि जो है ये आपका लीनियर है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओम्स लॉ में जो उसका VI कैरेक्टरिस्टिक बनता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर होता है। ठीक है, जो ग्राफ बनता है वो लीनियर होता है। क्लियर है? अच्छा, अभी समझेंगे आगे ना। अभी हम क्या समझ रहे थे कि जितना किसी कंडक्टर के बीच में वोल्टेज अप्लाई करोगे वो उसके जनरेट करंट के समानुपाती होता है। ठीक, इसी को और आगे हम एलेबरेट करते हैं तो आप पाओगे कि जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाओगे एक कांस्टेंट निकल के आएगा R। R जो है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। इस R का नाम रेजिस्टेंस है। ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, इस R का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। और R की वैल्यू अगर निकालने जाए तो R बराबर हो जाएगा V/I। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू आ गई V/I। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, R जो है वो करंट के अपोजिट है। अगर मैं ऐसा चाहूं, समानुपाती चिन्ह लगाना चाहूं तो उसको 1/I लिख सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये इक्वेशन? ये कहना चाह रहा है कि R एक कांस्टेंट है, R एक रेजिस्टेंस है, एक नियतांक है, और ये इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। और यहीं से चीज समझ में आती है कि ये कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस है क्या करता है। तो आप देख रहे हो कि करंट का उल्टा है ये। मतलब रेजिस्टेंस जो है, यहीं से हम बोल पाते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट में फ्लो, रेजिस्टेंस जो है करंट में फ्लो का अपोज करता है। डेफिनेशन है किसका? प्रतिरोध का। करंट क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है V/I जो कि करंट में फ्लो का अपोज कर रहा होगा, करंट को रोक नहीं रहा होगा, करंट को फ्लो करने से रोक रहा होगा, अपोज कर रहा है, उसके मार्ग में रुकावट। मतलब रेजिस्टेंस वही चीज है जो आप एक सड़क से जा रहे हैं, ठीक है ना, सड़क से जा रहे हैं आप, तो सड़क क्योंकि स्मूथ है तो आपकी गाड़ी अगर है तो गाड़ी अगर आपकी स्पीड 40 km/h से है तो बहुत, अगर स्मूथ सड़क है आपका तो बहुत स्मूथली आप चले जाएंगे वहां से, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? ब्रेकर था क्या? कुछ नहीं था। अगर इसी जगह पे, इसी सड़क पे एक दूसरा सड़क है, ठीक है, और वहां पर मैं एक ब्रेकर लगा दूं, एक ब्रेकर लगा दूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर ब्रेकर हो जाए तो यही गाड़ी जो 40 km/घंटे की रफ्तार से आ रही थी, अब ब्रेकर होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो हुआ क्या? स्पीड कम हुई रेजिस्टेंस की वजह से। यहां रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए स्पीड बरकरार थी। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा? करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा होगा, करंट में फ्लो का अपोज कर रहा होगा। ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है यहीं से रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा? रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध है, एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है जो करंट में फ्लो का अपोज कर रहा होगा। ये उसका डेफिनेशन है, R = V/I। अब ध्यान रखेंगे V = I × R हमने लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर वोल्टेज निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको करंट निकालना है तो ये हो जाएगा V/R, और वैसे ही आप अगर R निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V/I। तो न्यूमेरिकल के केस में छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं इन 3 फॉर्मूले से। आपको याद एक ही रखना है, V = I × R। एक ओम्स लॉ ट्रायंगल हम बोलते हैं जिससे हम थ्रू याद रखते हैं। आप समझना इसको कैसे याद रखते हैं। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ V, यहाँ लेता हूँ I और I। तो अगर वोल्टेज का फॉर्मूला निकालना है मेरे को, तो वोल्टेज का फॉर्मूला, तो
आई और आर एक साथ है तो ये आई इंटू आर एक साथ हो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अगर मेरे को आई निकालना है तो देखो आई यहाँ लिखा हुआ है, आई, वी कहाँ है ऊपर, आर कहाँ है नीचे, ये फॉर्मूला हो गया आई का। आर निकालना है तो आर वी कहाँ है ऊपर, आई कहाँ है नीचे, तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। 3 फॉर्मूला आप क्या करें, बस ये याद रखें, ठीक है। आप ये याद रखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वोल्टेज ट्रायंगल, सॉरी ओम्स लॉ ट्रायंगल का ये 3 फॉर्मूले। अच्छा, अब ध्यान रखना कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ को। फिर से वापस आते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ओम्स लॉ को और हमने डिस्कस किया कि किसी कंडक्टर में अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और बार बार हमने एक चीज बोली कि भाई उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब हम समझते हैं इसकी भौतिक अवस्था का मतलब क्या है। उसकी भौतिक अवस्था का कहने का मतलब, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल चीज, आपका बॉडी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई, तो आपका बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है सबका। भौतिक अवस्था जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए कहने का क्या मतलब है कि उसके लेंथ में अगर आप परिवर्तन नहीं करते हो तो उसकी एक भौतिक अवस्था है, उसकी लंबाई उसकी एक भौतिक अवस्था है, उसका एरिया एक भौतिक अवस्था है, उसका क्षेत्रफल एक भौतिक अवस्था है। उसको अगर आपको उसको नहीं बदलना है। और मटेरियल की प्रॉपर्टी को नहीं बदलना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी को नहीं बदलना है। और चाहो तो आप टेम्परेचर भी डिस्कस कर सकते हो। टेम्परेचर मतलब अगर आप किसी कंडक्टर के इन भौतिक अवस्थाओं में, ये जो भौतिक अवस्था है इसमें परिवर्तन नहीं करना है, तब तो भाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर जो कंडक्टर आप अप्लाई कर रहे थे उसी कंडक्टर की अगर आप लंबाई बदल दोगे तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट का चीज बदल जाएगा। अगर जो कंडक्टर अप्लाई कर रहे हो उसका एरिया बदल दोगे, अगर आप कंडक्टर है उसका एरिया बदल दोगे तो चीजें बदल जाएंगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब अगर आप वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के किसी कॉपर वायर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, अगर उस कॉपर वायर के जगह अगर आप बोलोगे कंपेयर करोगे एल्यूमिनियम वायर से तो उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि मटेरियल बदल गया, पहले कॉपर का था एल्यूमिनियम का था, मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल गई तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट का रेशियो बदल जाएगा। और टेम्परेचर, सीधी बात है, टेम्परेचर बदलोगे तो भी बदल जाएगा। वायर, अगर वायर है, आपने देखा होगा कि वायर अगर गर्म हो जाता है तो मेल्ट होने लग जाएगा, मेल्ट होने लगेगा तो सही से शॉर्ट सर्किट होगा, करंट फ्लो कर पाएगा। फिर उस केस में आप बोलोगे कि सर वायर है, वायर गर्म हो गया है मेरा और इसका 4 वोल्ट दे रहा हूं तो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा था, 2 वोल्ट दे रहा हूं तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और एकदम से आपने 10 वोल्ट बढ़ा दिया, उस वायर की कैपेसिटी नहीं है और 20 से गर्म हो गया तो बोले 10 एम्पियर आना चाहिए, वो 10 एम्पियर आएगा नहीं, हाथ जला के राख कर देगा आपका, मर जाओगे सीधा। ठीक है, तो भाई मटेरियल टेम्परेचर एक कांस्टेंट है कि इतने टेम्परेचर तक ही वो झेल सकता है। ठीक है, तो कभी भी किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। वो भौतिक अवस्था क्या क्या चीज होंगी, वो होगा लेंथ, वो होगा एरिया, वो होगा मटेरियल की प्रॉपर्टी और वो होगा टेम्परेचर। अगर इन भौतिक अवस्थाओं में उसके परिवर्तन ना किया जाए तो उसके बीच अप्लाई किया गया वोल्टेज उसमें उत्पन्न करंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया कि V प्रोपोर्शनल होता है वाई के, हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो मतलब अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो ओम्स लॉ कैसे बदल जाएगा या रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी कैसे बदल जाएगी वो हम देखेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है तब भी बताएं, नहीं आया तब भी बताएं। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।